यस बच्चों, तो 3D के फिफ्थ लेक्चर में आज हम लोग आ चुके हैं, जिसमें कि आज हम सबसे पहले डिस्कस करना चाहेंगे जो आपका होमवर्क में दिया हुआ क्वेश्चन था। एक प्लेन जिसका इक्वेशन आपको दे रखा है x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4 इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री अबाउट एट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड फाइंड इट्स न्यू पोजीशन। यानी कि ओवरऑल आपको ना इस प्लेन को, एक प्लेन है, एक पेज है ना, इसको 90 डिग्री रोटेट करा गया है ना, 90 डिग्री रोटेट किया गया लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से। तो ये जो नया लाइन बना ना, उसका हमें इक्वेशन चाहिए। तो बच्चों आपको पता होगा कि जैसे कि ये हमारा दो प्लेन हुआ इसमें, और अगर आप इसको रोटेट करोगे ऐसे है, और इसको अगर आप रोटेट करोगे 90 डिग्री, तो वह लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसका उसका सेम है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना वो सेम है, यानी कि इसी लाइन पे इस प्लेन को बस ऐसे ऐसे रोटेट कर देना है, घुमा देना है। तो नए पोजीशन में जब आएगा तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, ये कह रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात बच्चों कि ये तीन प्लेन हैं। एक प्लेन हमारा P1 है, ये मान के चल लेते हैं, और एक प्लेन हमारा कोई P2 है, जो ये भी मान के चल लेते हैं। तो ये P1 प्लेन, P2 प्लेन और P3 प्लेन, तीनों प्लेन ना बच्चों फैमिली ऑफ प्लेन। आई बात समझ में? तीनों का तीनों प्लेन एक ही लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे होगा, इसीलिए इन तीनों प्लेन को हम लोग फैमिली ऑफ प्लेन कहें। तो चलिए हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा प्लेन P1 का इक्वेशन है और ये प्लेन P2 का इक्वेशन है। ये हमारा प्लेन P1 का इक्वेशन हो गया और ये हमारा प्लेन P2 का इक्वेशन हो गया। अब हमें ये P3 का इक्वेशन चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि P3 आफ्टर रोटेशन 90 डिग्री जो प्लेन बना उसका नाम P3 कर रहे हैं। तो बच्चों तब हम इसका नाम दे देंगे क्या चीज, कि P3 इज अ फैमिली ऑफ प्लेन, राइट है। P3 इज द फैमिली ऑफ प्लेन P1 एंड P2। P3 जो है ना वो P1 और P2 के ही फैमिली ऑफ प्लेन के हैं। तो उसका जो इक्वेशन होगा वो बड़े आराम से आप लोग लिख सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ P3 प्लेन इज क्या हो जाएगा, देखिएगा, P1 प्लस लेमडा P2 इज इक्वल टू 0। जैसा कि हम आपको अभी तक बताएंगे कि जब भी दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कोई भी प्लेन गुजरे है ना, वो सब फैमिली ऑफ प्लेन है, और उन सब का इक्वेशन एक ही है। P1 प्लस लेमडा P2 आप लिख दो तो सारा दुख दर्द खत्म हो गया, क्योंकि लेमडा की जगह पे जितने नंबर रखोगे उतने प्लेन निकलेंगे, है ना। यस, तो हमें इक्वेशन ऑफ P3 प्लेन जो हो गया ना वो हो गया P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया P3 प्लेन का इक्वेशन। अब हमें P1 पता है, P2 पता है, लेकिन अगर लेमडा नहीं पता है, जैसे ही लेमडा पता हो जाए तो हमें इक्वेशन भी पता हो जाए। हाँ बच्चों, तो यही लेमडा हमें पता करना है। आई बात समझ में? तो पहले इस इक्वेशन को अगर हमने ऐसा देखा कि ठीक है हमारा 90 डिग्री रोटेशन के बाद जो प्लेन आया उसका इक्वेशन P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0 आया, तो पहले ये जान लेते कि लेमडा क्या है। तो सबसे पहले P1 की जगह पे देख लो बच्चों, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 4 प्लस लेमडा। P2 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन 3। बट इसमें एक दुख है और वह है लेमडा। इस लेमडा को कैसे निकालो? आ रही है बात समझ में? इस लेमडा को कैसे निकालोगे? तो सर इस लेमडा को कैसे निकालेंगे, तो शायद ये जो दे रखा है रोटेशन है ना 90 डिग्री, इसके मदद से। तो अगर ये P1 प्लेन है और ये हमारा P3 प्लेन है, तो 90 डिग्री रोटेट किया तो P1 प्लेन, बच्चों इंपॉर्टेंट बात समझना, P1 प्लेन और P3 प्लेन ना परपेंडिकुलर हो गया। आई बात समझ में पूजा, कि दोनों का दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। और अगर दोनों का दोनों प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन हो गया तो इन दोनों प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। फिर से बोले,
दोनों प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगा। तो मान के चल लेते हैं, चलिए P1 प्लेन का नॉर्मल वेक्टर n है और P2 प्लेन का नॉर्मल वेक्टर भी हम लोग दोनों को डॉट प्रोडक्ट अगर करेंगे तो यह हमारा जीरो के इक्वल होगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो P1 प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है और ये जो P3 प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है, ये दोनों परपेंडिकुलर होगा, दो प्लेन परपेंडिकुलर है, तो दोनों प्लेन का नॉर्मल वेक्टर भी परपेंडिकुलर हो, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमने जीरो कर दिया। अब कैसे निकालेंगे सर नॉर्मल वेक्टर P1 प्लेन का? तो P1 प्लेन का नॉर्मल वेक्टर बच्चों ए बी सी जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड ही आपका नॉर्मल वेक्टर होता है। तो पहले ये देख लीजिए कि नॉर्मल प्लेन हमारा जो हो गया P1, उसका ये रहा, क्या लिखेंगे, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट, और P3 प्लेन, नॉट P2, P3 प्लेन और P3 प्लेन का ये इक्वेशन निकला है। तो अगर आप यहां से इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो आप पाओगे कि x माइनस लेमडा एक्स, यानी कि x के बगल में 1 माइनस लेमडा होगा। ऑल राइट, x के बगल में 1 माइनस लेमडा, 1 प्लस लेमडा, और y के बगल में है हमारे पास, है ना, माइनस अगर हम लोग कॉमन ले लिए तो यहां से आ गया हमारे पास -1 माइनस लेमडा इंटू का y, और z के बगल में आप देखोगे तो यहां पे हमारे पास माइनस, अगर कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन नहीं प्लस ही कॉमन लेना चाहिए, क्योंकि माइनस से तो काम गड़बड़ हो सकती है ना, प्लस रखना चाहिए हम लोगों को हमेशा। तो अगर हम लोग यहाँ पे फिर से प्लस लिखते हैं और जेड के बगल में देख लेते हैं कि माइनस है, और इसके बगल में हमारे पास प्लस का 2 लेमडा है और उसके बाद जेड है और उसके बाद सम कांस्टेंट होगा इक्वल टू 0, वो नहीं जोड़ रहे हैं। तो ये जो होगा ना बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, है ना, ये होगा हमारा नॉर्मल वेक्टर का डी आर। ये है 1 प्लस लेमडा माइनस 1 प्लस लेमडा माइनस 1 प्लस 2 लेमडा। तो इसको उठाते हैं और इसका साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, सिंपल सी बात है। अब देखना इसको उठाने पे हमारे पास आ गया 1 प्लस लेमडा आई कैप, और उसके बाद +1 माइनस -1 प्लस लेमडा जे कैप प्लस -1 2 लेमडा के कैप इज इक्वल टू 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमने 0 कर दिया। अब डॉट प्रोडक्ट करते ही आपको लेमडा निकलेगा, कैसे निकालेंगे, इसके साथ इसका डॉट करते हैं बच्चों, तो यहां पे आ गया हमारे पास 1 प्लस लेमडा, फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 मल्टीप्लाइड विथ -1 प्लस लेमडा, और फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 मल्टीप्लाइड विथ -1 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0। बताइए लेमडा कितना मिला, आई बात समझ में, लेमडा कैसे निकालेंगे। तो ओवरऑल फाइनली ये हो गया 1 प्लस लेमडा -1 और माइनस माइनस +1 माइनस लेमडा, और इसको फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारे पास +1 माइनस का 2 लेमडा इक्वल टू 0। और तो और बच्चों ये लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, यानी कि 3 माइनस 2 लेमडा इक्वल टू 0 हो गया। तो लेमडा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3/2। ये निकला हमारा लेमडा का वैल्यू। क्या आप सभी लोगों का लेमडा इज इक्वल टू 3/2 निकला? तो बस यही कॉन्सेप्ट, जैसे ही लेमडा इज इक्वल टू 3/2 निकला तो आपको तो बच्चों इक्वेशन कब से पता था, बहुत पहले से पता था। तो यहां पे लिख देते हैं, है ना, इक्वेशन ऑफ न्यू पोजीशन में जो हमारा यानी कि रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है हमारा, है ना, रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन, वो सिंपल शब्दों में आ चुका है। P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0 में जहां जहां लेमडा है ना वहां वहां 3/2 डाल देना। यस बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास x माइनस वाई माइनस जेड -4 प्लस लेमडा की जगह पे 3/2, फिर हो गया x प्लस वाई प्लस 2z -4 इज इक्वल टू 0। दिस इज द
इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन जब वह 90 डिग्री रोटेट होगा तो नए पोजीशन में आएंगे, नए पोजीशन में आएंगे तो उसका डायरेक्शन, उसका नॉर्मल वेक्टर बदलेगा, और नॉर्मल वेक्टर बदलेगा तो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो भी बदलेगा। यही था ये क्वेश्चन, यही जेई प्रोफाइल का इसी टाइप के प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होते हैं। और सबसे दुख की बात ना, इसका रिटन सॉल्यूशन आप नहीं समझ पाओगे, किधर से उठा के किसको डाल दिया, किधर से उठा के किसको डाल दिया। तो यहां पे आपको चीजों को फील करना होगा, समझना होगा कि अच्छा ऐसा हो रहा था इसीलिए ऐसा किए, ऐसा हो रहा था इसीलिए ऐसा किए। छोटे छोटे पॉइंट सब बचे हुए हैं। चलिए उन सभी चीजों को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि जल्दी से आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। छोटी छोटी बात सबको डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ाते हैं। चले, नोट हो गया बच्चों? यस। अगला फिर एक क्वेश्चन है बच्चों, देखिए क्या कह रहा है। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, आप बनाओगे, विश्वास रखना अपने आप। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1,0,-2 एंड परपेंडिकुलर टू P1 एंड P2। एक ऐसा प्लेन का इक्वेशन बताना है जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास आउट कर रहा है ना। ये रहा उसका पासिंग पॉइंट, ये एंड कह रहा है कि वो प्लेन ना इस P1 के भी परपेंडिकुलर है और इस P2 के भी परपेंडिकुलर। एक ऐसा प्लेन जो दोनों के परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों। तो P1 प्लेन दे रखा है, P2 प्लेन दे रखा है, तो हम एक प्लेन एज्यूम कर लेते हैं जो हमें निकालने हैं, P अननोन, है ना। P अननोन से आपको यह पता चलेगा कि हमें सर एक प्लेन का अगर हमें इक्वेशन चाहिए और आप दे रखे हो क्या चीज, पासिंग पॉइंट, तो हम लोग तो पहला बात इतना लिख सकते हैं ना, प्लेन का इक्वेशन वही ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ऑलराइट, और उसमें भी सर ये पासिंग पॉइंट हमें दे रखा है। तो इक्वेशन ऑफ अननोन प्लेन जो हमें निकालने हैं, जो हमें नहीं पता है, वो होना चाहिए बच्चों ए एक्स माइनस एक्स वन, जब गिवन पॉइंट देते थे तो याद करो, प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन प्लस डी इक्वल टू 0। यस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अननोन प्लेन। निकल गया। लेकिन इसमें सर वही ए बी सी डी नहीं पता है हमें, हाँ, और ए बी सी डी के लिए ही आपको दो प्लेन कह रहा है कि परपेंडिकुलर है ना, वो देना है। तो अगर ये हमारा जो P हमारे पास जो अननोन प्लेन निकला है, ये अननोन प्लेन और ये P1 प्लेन आपस में कैसा है पूजा, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो दोनों के नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। हाँ, तो यही रहा हमारा पहला बात, क्वेश्चन सॉल्विंग का पहला अप्रोच, कि प्लेन का इक्वेशन एज्यूम करेंगे, जो बात जानते हैं उसको उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं और आगे को सॉल्व करके एबीसीडी को निकाल करके वापस से पुट कर देंगे, प्लेन का इक्वेशन निकल गया। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, सिंपल बात कि P अननोन, ठीक है, P अननोन लिखते हैं ताकि आपको बार बार पता चले कि हमें यही प्लेन निकालना है, इज परपेंडिकुलर टू P1 पक्का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि अननोन प्लेन और P1 प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब वही डॉट प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 0। सहमत और नॉट सहमत बताते चलना। डॉट प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल वेक्टर पक्का 0 होना चाहिए। अच्छा, अब डॉट प्रोडक्ट सर आइए निकाल लिया जाए, कैसे निकालेंगे। तो इस अननोन प्लेन का डी आर आपको दे रखा है नॉर्मल का,
ए बी सी, और ये जो प्लेन है इसका dr आपको दे रखा है। तो देखिएगा इस प्लेन का अननोन प्लेन वाले का डॉट प्रोडक्ट के लिए नॉर्मल वेक्टर का ना हम लोग डायरेक्शन रेशियो उठा रहे हैं। ये होगा ए और फिर इसका है 2, फिर ये हो गया हमारे पास बी और इसका हो गया 1, फिर ये हो गया हमारे पास सी और इसका हो गया बच्चों कितना, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमें यह पता चला है कि 2a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द बच्चों इक्वेशन ए और बी के फॉर्म में। हमें ए बी और सी निकालने हैं। अब दूसरी बात जो क्वेश्चन की बात कह रही कि एक और प्लेन है, P2 प्लेन भी है, वो P अननोन के अगेन परपेंडिकुलर। तो ये जो हमारे पास P अननोन प्लेन है ये अगेन परपेंडिकुलर है P2 के। अगेन वही बात कहेंगे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 0, पक्का 0 होगा। अब आइए नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर करते हैं, P अननोन का और P2 का। तो P अननोन का हमारे पास है डायरेक्शन रेशियो A और इसका हो गया 1, प्लस P अननोन का है हमारे पास B और P2 का हो गया -1, प्लस P अननोन का है C और P3 का हो गया, मतलब P2 का हो गया -1 इज इक्वल टू 0 करना होगा। यहां से बच्चों आपको पता चला कि A माइनस B माइनस C इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आपको मिला ए बी और सी में। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व, दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे और बच्चों सॉल्व करने के बाद ए बी सी फाइंड करेंगे, है ना। सॉल्व करने का बहुत सारा रूल है पता, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाइए, बेसिक सब्स्टिट्यूशन लगाइए या फिर कैरमर्स रूल लगाइए, जिससे भी आप सॉल्व कर सके जो आपको कंफर्टेबल है ना। और उसके बाद एबीसी का वैल्यू निकालिए और वापस से यहाँ पे इस प्लेन के इक्वेशन में जहां जहां आपका एबीसी छूटा हुआ था वहां पे डाल दीजिए, तो आपको एक प्लेन का इक्वेशन निकल जाएगा जो कि 1, 0, -2 से पास आउट कर रहा है ना। और उसके साथ साथ इस P1 और इस P2 प्लेन के परपेंडिकुलर है। ऑलराइट बच्चों, आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं बताओ? अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। बहुत बढ़िया। अनसिमेट्रिकल फॉर्म, छोटी छोटी बात सब है लेकिन महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि आपके जीवन में आ जाए और हवा ही नहीं लगे कि ये क्या चीज है। तो इसीलिए आइए हम इसको भी एक बार बता दें। अनसिमेट्रिकल फॉर्म यानी कि अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, आते हैं कभी कभी क्वेश्चन, तो आपके लिए बिल्कुल नया ना हो, है ना। इसके लिए जरा गौर फरमा करके समझ लीजिए कि अनसिमेट्रिकल फॉर्म, है ना, ऑफ स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या होगा, मतलब क्या होगा। अगर बच्चों कभी आपको, है ना, कोई प्लेन का इक्वेशन ऐसे दिया रहता है, आप तो जानते ही होंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये क्या चीज है? ये प्लेन का इक्वेशन। ऑलराइट। और लाइन का इक्वेशन कैसा रहता है? x माइनस ए वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू एक्स माइनस ए टू अपॉन बी टू इज इक्वल टू, सॉरी, y माइनस ए टू अपॉन बी टू इज इक्वल टू जेड माइनस ए थ्री अपॉन बी थ्री इज इक्वल टू लेमडा। अपने घर का चीज जब मन तब लगा लेते और जब मन तब हटा लेते थे, है ना। तो ये हमारा एक लाइन का इक्वेशन होता था 3D में। तो 3D में एक प्लेन का इक्वेशन हम आपको बताएं और एक लाइन का इक्वेशन बताएं, और दोनों कार्टेशियन फॉर्म में ही बता रहे हैं। लेकिन एक नया चीज हम आपको बताने वाले हैं जिसको जान करके आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कभी आपको एक प्लेन का इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 दे,
ऑलराइट, और इसी के इक्वल कोई दूसरा प्लेन का इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल दे दे। तो बच्चों अगर ऐसा लिखा हो तो ऐसा मतलब आप समझ रहे हैं, तीन तीन चीज बराबर, तो दिस इज द बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन। ये जो अभी लिखा हुआ है ना आपके स्क्रीन पे, ये पूरा का पूरा है ना, यह इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं है, यह है बच्चों आपका इक्वेशन ऑफ, पहले तो हम लिख देते हैं, दिस इज नॉट इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो है क्या सर? यस बच्चों, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन अनसिमेट्रिकल फॉर्म। आई बात समझ में? दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन अनसिमेट्रिकल फॉर्म। बहुत ही काम का बात है ना। इसमें देखिए क्या क्या है, इसमें है ना कि ये आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू जीरो अगर खाली रहता तो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, या फिर अगर आपको कभी ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू प्लस डी टू इज इक्वल टू जीरो रहता तो भी यह एक प्लेन है। लेकिन अगर दोनों जीरो के भी इक्वल हो, दो दो बात है ध्यान से समझना, दोनों जीरो के भी इक्वल हो और दोनों एक दूसरे के भी इक्वल अगर हो जाए, तब बच्चों यह बनता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन अनसिमेट्रिक। इंपॉर्टेंट बात है ना, क्योंकि इसमें ये बराबर भी ये है, तीन तीन बात है। ऐसे आप ये बात तो बचपन से समझ रहे होगे, ए प्लस ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी है, बी इज इक्वल टू सी है और ए इज इक्वल टू सी भी है। ये बात है, तो ये तीनों का तीनों शर्त अगर फॉलो करेगा, फुलफिल करेगा, तब यह सिमेट्रिक अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन कहलाएगा। ऑलराइट, ये रही एक छोटी सी बात। चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। यस बच्चों, अगला जैसे कि आपको स्ट्रेट लाइन में हमने बताया था, है ना, कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज वगैरह तो हो चुका है, पहले ही कवर कर चुके हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है निकालना, है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, ये सब को निकालना जैसे 2D में हुआ था ना, वैसे 3D में भी होगा। तो इन बातों को भी गौर फरमा करके समझना। ये लास्ट पॉइंट है ना, इसके बाद आपका 3D में कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। तो समझिएगा, अगर हमारा यह कोई प्लेन है, ऑलराइट, या फिर ये हमारा कोई लाइन है और ये हमारा कोई पॉइंट है, लाइन ही कर लेते हैं, टू अ लाइन। तो ये जो लाइन है ना, तो सबसे पहले इस लाइन का, ये जो एल है लाइन, इस लाइन का अपन कोई इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। इक्वेशन कैसा एज्यूम करते हैं, वही हमेशा x माइनस एक्स वन अपॉन, चलिए x1 एज्यूम कर लिए तो l, और फिर y माइनस वाई वन अपॉन m, फिर z माइनस जेड वन अपॉन n इज इक्वल टू लिमिट। आपने घर का चीज जब मन तब लगाओ, जब मन तब हटाओ। आज जरूरत अभी नहीं लग रहा है, हटा दिए। ये हमारा लाइन है। और अगर हमारा पॉइंट ये रहा अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, तो इस पॉइंट और इस लाइन ना, ये जो हमारा एपी लाइन है, ये इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से पूछा जाता है। अगर 2D में नहीं पढ़े हैं तो यहां समझ लो, यहां नहीं पढ़े हैं तो 2D में समझ लो कहीं किसी एक जगह अच्छे से, और जान लो कि दोनों जगह होगा। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट, इस पी पॉइंट को हम लोग कहते हैं, पहली बात, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बच्चे को तो यही कंफ्यूजन रहता है कि सर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज अ पॉइंट, फर्स्ट थिंग समझिएगा। इस पी पॉइंट को, ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ, तो जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है, फुट मतलब पैर होता है, जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड बच्चों फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यानी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक सिंपल पॉइंट होता है जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप। पहली बात आई समझ में। तो अगर ये पॉइंट है सर, तो इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालना होगा। यस बच्चों,
अगर ये पॉइंट है तो हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, और कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम बताए थे ना कि ये हमारा कोई एक लाइन है, और इस लाइन पे आप अनगिनत पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट अवेलेबल हैं। लेकिन हम बोले थे कि अगर आपको कोई पॉइंट एज्यूम करना होगा तो आप कैसे एज्यूम करना, तो आप लेमडा एज्यूम कर लेना इस पूरे चीजों को, और यहां से लिखना x माइनस एक्स वन अपॉन एल इज इक्वल टू लेमडा, और फिर y माइनस वाई वन अपॉन एम इज इक्वल टू लेमडा, फिर z माइनस जेड वन अपॉन एन इज इक्वल टू लेमडा, और यहां से आप कहना x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लेमडा एल, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू लेमडा एम, z माइनस जेड वन इज इक्वल टू लेमडा एन। बच्चों तो यहां से हमारे को क्या मिला, x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस लेमडा एल, y इज इक्वल टू वाई वन प्लस लेमडा एम, और z इज इक्वल टू जेड वन प्लस का लेमडा एन। बच्चों दिस इज द पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन गिवन स्टेट लाइन। यह एक जनरल पॉइंट हुआ, यह एक पैरामेट्रिक पॉइंट हुआ, है ना। यह एक पॉइंट हुआ इस लाइन पे, इस लाइन पे अनेकों पॉइंट हैं, ये भी एक पॉइंट होगा। लेमडा की जगह पे 1 रखने पे कुछ और, 2 रखने पे कुछ और, 3 रखने पे कुछ और, तो पैरामेट्रिक पॉइंट यही हो गया हमारे पास x1 प्लस लेमडा एल कॉमा y1 प्लस लेमडा एम कॉमा z1 प्लस लेमडा एम। ये हमारे को पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया, और यही पॉइंट बच्चों हमारा क्या कहलाया, ये पॉइंट इस पे है, बहुत सारे पॉइंट है इस पे, उसमें के एक पॉइंट हमने आपको बता दिया। अब ये इस पे ड्रॉप होगा तो बच्चों इसका ना डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। आई बात समझ में, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो पहली बात तो हम ना ये पॉइंट निकाले तो हम ये कह रहे हैं कि पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम ये एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ये कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है तो पी पॉइंट भी होगा ये, हाँ एज्यूम कर लेते हैं। 2D में भी ऐसे ही करे थे, वहां 2 बार कोऑर्डिनेट लिखते थे या 3 बार लिखना हो, ये हम पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए क्योंकि यहां पे होगा। अगर यहां पे होगा सर तो एपी वेक्टर का और एल एम और एन वाले वेक्टर का ना डॉट प्रोडक्ट पक्का 0 है, क्योंकि दोनों का दोनों परपेंडिकुलर है ना। यानी कि हम यहां पे ये लिख देते हैं कि एपी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस वाले वेक्टर के साथ, ये पैरेलल वेक्टर होता है ना, तो एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, देख रहे हो, देख रहे हो स्ट्रेट लाइन में उसके पैरेलल वेक्टर ही रोल में आ रहे हैं, काम में आ रहे हैं। एपी वेक्टर का और स्ट्रेट लाइन के पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पक्का 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का दोनों परपेंडिकुलर है। हमें आज भी लेमडा पता करना है, लेमडा पता चल जाए तो हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता चल जाए। यहां बच्चों 3D में क्या खासियत होता है, क्या फायदा होता है ना, कि अपने को वेक्टर वाले अप्रोच से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, और 2D में ऐसा नहीं होता है, तो एक उसका वो नुकसान है, यहाँ पे ये फायदा है ना। तो आइए एपी वेक्टर में आप देख सकते हो कि अगर ये हमारा अल्फा बीटा और गामा पॉइंट है तो एपी वेक्टर क्या होगा, आप समझ रहे हो, कहो तो यहां लिख देते हैं, अगर नहीं समझ रहे हो तो यहां पे लिख देते हैं एपी वेक्टर क्या होगा। एपी वेक्टर वही बच्चों लेमडा माइनस ये, या फिर ये माइनस लेमडा, मतलब पी पॉइंट माइनस लेमडा में कोई भी कर लो। तो अगर हम एपी वेक्टर ही लिखे हैं तो पहले पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी कि x1 प्लस लेमडा एल माइनस एल्फा आई कैप, ये हो गया हमारा एपी वेक्टर, पूजा समझ रही हो। और ये हो गया हमारा x2 प्लस लेमडा, दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, दूसरा पॉइंट में y1 पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर कर रहे हैं, तो y1 प्लस लेमडा एम माइनस बीटा जे कैप, और फिर प्लस z1 माइनस लेमडा एन माइनस गामा के कैप।
ये रहा हमारा एपी वेक्टर को असली रूप में दिखा दें ताकि आप देख पाओगे। ओके, तो बच्चों डॉट प्रोडक्ट ऑफ एपी एंड ये एल एम एन वाला वेक्टर इक्वल होगा पक्का। तो इसका देख लीजिए, आई के बगल में आपके पास क्या है, x1 प्लस लेमडा एल माइनस एल्फा इंटू एल प्लस का बच्चों y1 प्लस लेमडा एम माइनस बीटा इंटू एम प्लस में z1 माइनस लेमडा एन माइनस गामा डॉट एन इक्वल टू 0। इन दोनों को, आई बात समझ में, इन दोनों को अब हमें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। आइए मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा ध्यान से ढंग से करवाना बच्चों। ये रहा, इन दोनों को आरएचएस में लिखवाएगा कोई, x1 प्लस लेमडा एल माइनस एल्फा, x1 प्लस लेमडा एल माइनस एल्फा के साथ क्या होना चाहिए था, होना चाहिए था l, और उसके बाद फिर प्लस में y1 प्लस लेमडा m माइनस बीटा इंटू m प्लस में क्या होना चाहिए था, z1 प्लस लेमडा n माइनस गामा, यही है ना, बिल्कुल यही है। यहां पे बस माइनस है, माइनस है तो वो भी आपका गलती से, क्योंकि यहां प्लस है, हर जगह प्लस है ना, तो यहां भी प्लस गामा n इज इक्वल टू 0। अब देखना मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हमारे पास x1 l प्लस लेमडा एल स्क्वायर क्रिएट हुआ है ना। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 m प्लस लेमडा एम स्क्वायर क्रिएट हुआ। ये इंपॉर्टेंट बात है, देखना, लेमडा एल स्क्वायर लेमडा एम स्क्वायर समझ रहे हो कि हमारे पास ये लेमडा एल स्क्वायर लेमडा एम स्क्वायर ये सब कुछ चीज होता है, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बीटा एम हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास z1 प्लस लेमडा एन स्क्वायर माइनस गामा एन इक्वल टू 0। अब हम आपको एक चीज में दिखाना चाहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि देख लो जरा, लेमडा एल स्क्वायर प्लस लेमडा एम स्क्वायर प्लस लेमडा एन स्क्वायर दिखा को एक साथ, बाकी चीजों को रख दीजिए, x1 l प्लस y1 m प्लस z1 n, और कुछ बचा माइनस का l अल्फा बीटा m और गामा n इक्वल टू 0। अब आपको पता होगा कि ये जो चीज होता है ना हमारा, अगर इसमें से लेमडा कॉमन ले लिए तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो होता है बच्चों को क्या होता है, हमारा 1 होता है, हाँ या ना, पता है। तो यहां से हमारे पास आ गया x1 l, और l वाले को एक साथ लिख रहे हैं, माइनस l वाले को एक साथ, ताकि l कॉमन निकाल लेंगे, और फिर y1 m माइनस, ये कैलकुलेशन में भी इतना करना हो, लेकिन हम एक जनरल चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हर एक लाइन आप बताते चलना, समझते चलना, अगर नहीं समझ में आए तो जरूर बोल लेना, है ना। तो हमारे पास y1 m आ गया, और यहां से आ गया बीटा m, और यहां से फिर हमारे पास आ गया z1 n माइनस का गामा n इज इक्वल टू 0। अब ये बच्चों आपका 1 हो गया, तो ये हो गया आपका लेमडा स्क्वायर, है ना, लेमडा स्क्वायर। अब लेमडा स्क्वायर प्लस में यहां पे हमारे पास क्या आ गया कि l अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो x माइनस एल्फा l प्लस, फिर m कॉमन लेते हैं तो y माइनस बीटा m, फिर अगर हम लोग n कॉमन लेते हैं तो z माइनस गामा n इज इक्वल टू 0। अब ये लेमडा स्क्वायर तो हमारा -1 होता है, तो बच्चों ये हो गया हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ना निकालने का एक फॉर्मूला।
जिसमें कि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कभी भी अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर देना तो माइनस का लेमडा स्क्वायर, और माइनस का लेमडा स्क्वायर बच्चों क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, हाँ ना। माइनस का लेमडा स्क्वायर एक कांस्टेंट होगा। चलो इस कांस्टेंट को के एज्यूम कर लेते हैं। देखो भाई, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो वन हुआ, लेकिन जब वन लेमडा से मल्टीप्लाई करेगा तो कोई कांस्टेंट बनेगा। तो एक्स माइनस एल्फा एल प्लस एम वाई वन माइनस बीटा एम यहां से हटाना है, यस, एक सेकेंड, प्लस बीटा प्लस एन जेड माइनस गामा इज इक्वल टू, ये लेमडा कोई कांस्टेंट होगा तो इसको हम लोग के एज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का एक अप्रोच। अप्रोच में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आपको लाइन दे तो उस लाइन का पहले आप पैरामेट्रिक पॉइंट एज्यूम कीजिए, और जिससे परपेंडिकुलर हो उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सिंपल जीरो कर दो, आपका काम बन जाना है पक्का, हर बार। वही हम किए हैं एक जनरल इक्वेशन के साथ। तो हमारे पास कुछ ऐसा चीज मिला जिसमें कि आपको एल भी पता होगा, एम भी पता होगा, एन भी पता होगा, किस पॉइंट से वो लाइन पास कर रहा है वो भी पता होगा, है ना। और तो और आपको ये भी पता होगा कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है, क्योंकि जब भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होगा तो आपको अल्फा बीटा गामा देगा, और किस लाइन पे निकाल रहे हैं वो लाइन का भी इक्वेशन देगा। जब लाइन का इक्वेशन देगा तो आपको x1 भी देगा, y1 भी देगा, z1 भी देगा, l m n और भी देगा। समझ में आ रही है बात। तो ये हो गया बच्चों हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर जैसे ही आपको ये पॉइंट मान के चलो आपको निकल गया कुछ लाइक ए पी क्यू आर, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मान के चलिए हमें बहुत मेहनत से निकल गया, तो बच्चों जब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकल गया तो क्या आप एपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं बता दोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से? सिंपल तीन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला से आप बता दोगे तो क्या आपको पता चला कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट, इसका लेंथ एपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो ये जितना तगड़ा कॉन्सेप्ट है ना, इससे कई गुना आसान इसका क्वेश्चंस होते हैं। कॉन्सेप्ट में बस आप ये समझना आपकी फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, ये मत भूलना। अगर ये भूल गए तो सारा काम गड़बड़ करती। इमेज, लाइन का इमेज एक लाइन होगा, पॉइंट का इमेज एक पॉइंट होगा, प्लेन का इमेज एक प्लेन होगा, याद रखिएगा। सर्कल का इमेज एक सर्कल होगा, पैराबोला का इमेज एक पैराबोला होगा। तो इमेज का भी फॉर्मूला जो 2D में था वो बिल्कुल उसी टाइप का, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक पॉइंट होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला भी आपको पता है। चलिए इन सभी बातों को अगर आप जानते हो तो जल्दी से हम लोग क्लास को खत्म करते हैं एक छोटे से क्वेश्चंस के साथ। और आपको ये रहा एक प्यारा सा क्वेश्चन कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, एक पॉइंट दे दिया और एक लाइन दे दिया। इन केस आप कॉन्सेप्ट का जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट, ये रिजल्ट भूल गए तो हम कहेंगे इस रिजल्ट की जरूरत भी नहीं है। इससे ज्यादा आसान तो इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। एक पॉइंट आप ये एज्यूम कर लो, ये पी पॉइंट जो हमने अभी अभी कॉन्सेप्ट में एज्यूम करा था कि दिस इज द बच्चों अल्फा बीटा एंड गामा, ये पॉइंट है और ये हमारा लाइन है, जिस लाइन का आज हमें इक्वेशन दे रखा है कि x प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री अपॉन थ्री इज इक्वल टू जेड प्लस टू अपॉन माइनस वन। ये हमें इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है। अब जब हमें इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है बच्चों, तो इस पे ना आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे और ये जो टी पॉइंट आया है, इसी टी पॉइंट का आपको पॉइंट निकालने हैं, क्योंकि आपको बोल रहा है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द लाइन इतना। तो डायरेक्ट आप परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट जानते हो, लेकिन हम लोग चलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कॉन्सेप्ट, है ना। पहले आप हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताओ, इसका है बताना संभव? बताइए पहले, क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना संभव है? ये टी पॉइंट का कोऑर्डिनेट विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसको बनाने का आपके पास एक और तरीका है, वो तरीका ठीक है, अच्छा है, लेकिन फुट ऑफ परपेंडिकुलर पहले आप हमें बताओ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये वाला पॉइंट बच्चों, यही पॉइंट हमें निकालना है। तो सर ये जो लाइन दिया है हमें ये निकालना है ना, तो ये जो लाइन दिया है, क्या अप्रोच पकड़ रहे हैं, पूजा पकड़ना। हम पहले टी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्योंकि टी पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और अभी अभी हमने उस चीजों को डिस्कस करा।
और जैसे टी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया तो पीटी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके आंसर बता देंगे। ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू अ लाइन। ओके, उसके लिए हम आपको सबसे पहले बोले थे कि लाइन के इक्वेशन में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, उस एक पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जिसको हम लोग कहते हैं वो लिखना चाहिए आपको। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लाइन का इक्वेशन दिखा देते हैं आपको, x प्लस 1 अपॉन 2, और इसको ना बच्चों देखना चाहिए कैसे, x माइनस ऐसे, ताकि एक रिजल्ट दिखाई दे, इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू z माइनस माइनस 2 अपॉन माइनस का 1। तो इससे आप समझ गए कि ये लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू 2i कैप 3j कैप माइनस k कैप, ये तो सबको पता है। तो अब आप आइए एक कोऑर्डिनेट लिखिए इस लाइन पे। अब लिखते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के लिए इसको लेमडा मानोगे बच्चों, तो x इक्वल टू आप हमें क्या बोलोगे, 2 लेमडा माइनस 1, यस। फिर y इक्वल टू क्या बोलोगे, y इक्वल टू बोलोगे 3 लेमडा प्लस 3। फिर z इज इक्वल टू क्या बोलोगे, z इज इक्वल टू बोलोगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस लेमडा और माइनस का 2, प्लस 2 था तो माइनस का 2, ये वो पॉइंट निकला है टी पॉइंट का। तो अगर आप इन तीनों पॉइंट को लेमडा के फॉर्म में जाने तो आपने बच्चों ये जान लिया कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ टी। तो टी का कोऑर्डिनेट हो गया 2 लेमडा माइनस 1 कॉमा 3 लेमडा प्लस 3 कॉमा माइनस लेमडा माइनस 2। ये हो गया हमारा टी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब लेमडा कैसे निकालोगे, तो वही बात बोलोगे सर कि ये पीटी वेक्टर और ये लाइन के नॉर्मल वेक्टर, ये लाइन के पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो करके लेमडा निकाल देंगे, और जैसे ही लेमडा निकल गया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल जाएगा, क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो हमारा यही है ना। तो अब लेमडा निकालने की तैयारी की जाए। भाई लेमडा कैसे निकालेंगे, फॉर फाइंडिंग लेमडा। लेमडा निकालने के लिए हम लोगों को यह कहना चाहिए कि सर पीटी वेक्टर और ये 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप का डॉट प्रोडक्ट पक्का जीरो, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ये पीटी और ये लाइन l, तो इसका नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, सॉरी, तो इसका पैरेलल वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। लाइन चल रहा है, प्लेन चल रहा है, कभी लाइन चल रहा है, कंफ्यूज मत होना, है ना। तो अब हम क्या कर लेते हैं ना, पीटी वेक्टर निकालते हैं। तो पीटी वेक्टर निकालने के लिए आपको पता है ना क्या करोगे, 2 लेमडा माइनस 1, मतलब कि पोजीशन वेक्टर ऑफ टी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो ये हो गया हमारे पास आई कैप, और फिर पीटी वेक्टर में क्या है बच्चों हमारे को लिखना, 3 लेमडा प्लस 3, थोड़ा सा सावधानी से क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, ये सब जेई का फेवरेट होता है, यही वो उठाता है। 3 लेमडा प्लस 3 माइनस, बच्चों माइनस है तो घटाना है अपने को, है ना, किसके साथ, तो ये हो गया हमारे पास प्लस 3 जे कैप, प्लस में टी पॉइंट का हमें दे रखा है माइनस लेमडा माइनस 2 और माइनस का 1 के कैप डॉट। अब इसके साथ किसका डॉट, ये जो लाइन है पैरेलल उसका डॉट। तो ये हमारे पास 2i कैप 3j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 0। क्या लेमडा निकलेगा यहां से, लग रहा है आपको। जब ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे स्पेस की कमी के वजह से यहां पे कर लेते हैं बच्चों, कंफ्यूज मत होना। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो पहली बात तो सर ये 2 लेमडा माइनस 3 बन गया, और मल्टीप्लाई होने के बाद ये बन गया हमारे पास 2 लेमडा माइनस 3, और
इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारे पास प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 लेमडा प्लस 6, बताना। उसके बाद फिर प्लस, जब हम लोग इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो +1 कर लेते हैं, और माइनस लेमडा, एक सेकेंड, यहां से हम लोग उठाते हैं पहले -1 मल्टीप्लाइड विथ माइनस लेमडा -3 इज इक्वल टू 0, है ना। अभी बात समझ में। अब देखिए लेमडा का वैल्यू निकलेगा, यहां से लेमडा का वैल्यू जैसे निकलेगा इसमें पुट करने वाले हैं। आइए जरा साथ दीजिएगा। तो ये हो गया 4 लेमडा -6 प्लस 9 लेमडा प्लस 18 प्लस लेमडा और +3 इक्वल टू 0। लेमडा इज इक्वल टू क्या निकला बच्चों? 14 लेमडा इज इक्वल टू +6 -18 -3, ओवरऑल कितना हो गया? 6 -21 घट करके आ गया कितना बच्चों? 15 माइनस का, तो लेमडा इज इक्वल टू -15/14। क्या आया सबका? यस और नो? कैलकुलेशन कोई मिस्टेक? वेरी गुड शशांक। ये सब थोड़े, ये सब पेशेंस वाला काम है। अगर ये काम आप कर लिए तो समझिए आपको आ गया। ऐसे घबराहट थरथराहट से नहीं होगी, और लग के भिड़ के बच्चों करना ही होगा, क्योंकि कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। और आगे चल करके ना ये सब यही रूप धारण करेगा, और इसी रूप में आपसे क्वेश्चन बनवाएगा कि आपका दिमाग कितना शांत है, कितने बारीकी से आप काम करते हैं, कितने छोटे छोटे चीजों पे आप ध्यान देते हैं। और जैसे ही लेमडा निकला तो इसमें पुट करेंगे, पुट करते ही बच्चों हमें टी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकला, और वही टी पॉइंट को दुनिया वाला कहता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया तो पीटी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके अब की बार इस क्वेश्चन में निकालिएगा। थोड़ा सा उटपटांग सा आएगा आंसर, एग्री। तो यहां से यहां तक हमें आंसर पता है, आंसर बता देते हैं। 531/14 का अंडर रूट आएगा बच्चों, ठीक है। तो आप कोशिश करना, निकालना, मत भागना इस सब चीजों से। यही है कैलकुलस। माना आपका अच्छा है, इंटीग्रेशन अच्छा कर लेते हो, डिफरेंशिएशन अच्छा कर लेते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन भी अच्छा कर लेते हो, यहां आकर के ना लोग भटकने लग जाते हैं। इन सब टॉपिक में नहीं भटकना है। अगले दिन से हम आपको दिखाएंगे जेई मेन के PYQ, तब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सर ठीक है, आप जितना भी पढ़ा रहे थे उतना हमारे काम का निकल करके आया है। तो बस बच्चों हम एक ही बात कहेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या होता है, शॉर्ट नोट, कि हमें कौन कौन फॉर्मूला सर याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूला बहुत याद रखना है शशांक। अगर शॉर्ट नोट बनाने में आपका टाइम किल हो रहा है तो आप किल करना, लेकिन अगर बहुत टाइम किल हो रहा है तो आप हमको बताना बच्चों, है ना। हम आपको कुछ शॉर्ट नोट का बढ़िया PDF वीडियो भेज देंगे जिसमें सारी बातें एक साथ होंगी। ग्रुप में मैसेज कर देना कभी भूल गए तो, ठीक है। अब अभी मत, कभी भी कर लेना जब आपको मन करे। और शॉर्ट नोट बनाने के बाद ना सारे लेक्चर के PDF को आप अच्छे से रिवाइज कर लो कि हमें क्या क्या आना चाहिए। और उसके बाद फिर आपका होमवर्क है ये सब, NCERT और RS अग्रवाल के सवाल को चुन चुन करके बना लो, है ना। NCERT RS अग्रवाल के सवाल, और उसके बाद वेट करना जब हम जेई के PYQ को एक स्पेशल क्रम में सजा के लाएंगे कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और आप ये वेक्टर 3D प्लेन 3D ज्योमेट्री, ये एक सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन से आपको गजब का एक कहते हैं ना पॉजिटिव वाइब्स आएगा कि हाँ भाई ठीक है, अब हमको आया, कुछ आया। और अगर ये आ गया, मतलब वेक्टर 3D वाला डिपार्टमेंट सेक्शन अगर आप संभाल लिए,
और संभालना पड़ेगा, मजबूरी है, कोई उपाय भी नहीं है, तो फिर मजा आ जाए। मिलते हैं अगले दिन। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।